हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज कवर करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग कवर कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी पार्ट इन्वायरमेंट सेक्शन का। तो उसी में कुछ बच गया था तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे एंड उसी तरह से आगे हम लोग इसमें देखेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो बाकी और भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी का और आगे कवर करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था और नेक्स्ट थोड़ा सा कवर करना था ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या रहा है, न्यूज़ में क्यों रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 33rd कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो इसी में हम लोग को जानना है आगे कि ये है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और बेसिकली जो WOH है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि रीजनल कमीशन है। ये एशिया और साथ ही साथ पैसिफिक के लिए, और जो कि कंडक्ट कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, ये दिल्ली में हुआ था। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब केवल इंडिया में ही नहीं, अलग अलग बॉर्डरिंग कंट्री में अक्रॉस द बॉर्डर ये वर्क करती है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि एनिमल के हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उस पे यहाँ पे फोकस होता है। तो इसी पे हम लोग जानेंगे और आगे ये जेनेसिस का बात करते हैं। तो ये फाउंड किया गया था 1924 में, बहुत ही पुराना है एक तरह से, और इस कारण से ये तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड ये कब किया गया था? 1924 में। और ये रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में ये लाया गया था, क्योंकि ये जो प्लेग फैल रहा था तो इसी को उससे मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ क्या होना चाहिए, और ताकि इन फ्यूचर ये सारे जैसे एनिमल हेल्थ को टैकल किया जा सके, तो उसके कारण ये कॉन्फ्रेंस और वहाँ से 1924 से स्टार्ट हो गया था। इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो ये पेरिस में हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि जो भी ऐसे एनिमल डिजीज़ हैं, ठीक है, और उनके इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना, ताकि एक बेटर जो भी ऐसे उनके जूनोटिक डिजीजेज होते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड करके उनको कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसमें मेंबर का हम लोग बात करते हैं तो 183 मेंबर देखने को मिलते हैं, और इंडिया इसका मेंबर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा न्यूज़ हाईलाइटेड अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, क्योंकि अभी ये जो चल रहा है इस इशू देखने को मिलता है, तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। IWC का बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ये है क्या? तो ये इसमें हम लोग जानेंगे। तो ये न्यूज़ में इस कारण से रह जाता है क्योंकि इन्होंने वेक्यूटा प्रोपोइज वेल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये इसके एक्सटेंशन को लेकर के एक अलर्ट जारी किया था सबसे पहले, इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो ये जो वेक्यूटा प्रोपोइज वेल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाते हैं इस क्षेत्र में वेल। तो वेल पे भी हम लोगों ने बहुत सारा अभी पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से वेल पाए जाते हैं। तो वो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वेल का अलग अलग नाम क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग IWC के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, इसके बारे में, ठीक है। ये सेटअप किया गया था एज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसके अंदर सेटअप किया गया था तो ये भी ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, ये 1946 में, तो इसके अंदर ये सेटअप किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IWC। और ये मैंडेट, ये इसका क्या है कि ये प्रोवाइड कराता है प्रॉपर कंजर्वेशन फॉर वेल स्टॉक। और ये इसका मेन फोकस रहता है कि पॉसिबल और ऑर्डरली डेवलपमेंट कराना ये वेलिंग इंडस्ट्री का, ताकि कोई भी ऐसे जो भी अगर कंडीशन है, ताकि इसको अगर प्रोटेक्ट किया जा सके अच्छे से। जो भी ऐसे इशू हो रहे हैं इसके इंडेंजर्ड कंडीशन में, तो इसके कंजर्वेशन के लिए, वेलिंग के लिए, वेल के लिए, तब जा कर के ये जो वेलिंग इंडस्ट्री है इसको भी बेनिफिटेड हो, इस कारण से इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका मेंबरशिप का बात करते हैं तो 88 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं, और साथ ही साथ इंडिया भी इसका मेंबर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, ये वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में। क्योंकि कुछ एक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और इस कारण से ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो इस चीज़ पे हम लोग देखते हैं। तो पार्लियामेंट पास करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो कि ये अमेंड करती है, किसको अमेंड करने के बाद, ये
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है इसको अमेंड किया गया और ये फिर पास किया गया, इस कारण से ये हाईलाइटेड हो जाता है न्यूज़ में 2023। तो बेसिकली इसमें हम लोग को बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इसमें स्टेप लिए गए। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं कि अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया। तो ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है मेन, वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि किस कारण से किस लिए इसको बनाया गया। तो जो यूएन का कन्वेंशन हुआ था ये 1992 में, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसको उसमें जो भी स्टेप लिए गए थे कि कमिटमेंट करना, हर कंट्री को स्टेप लिया जाना, उसके जो भी ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं उसी को फुलफिल करने के लिए इंडिया में इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज 3 टायर्ड मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें 3 टायर्ड मैकेनिज्म देखने को मिलता है इसके रेगुलेशन के लिए, और इसमें देखने को मिलता है एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी देखने को मिलता है। तो ये जो एनबीए है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये नेशनल लेवल पे देखने को मिला। उसी तरह से एसएसबी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये स्टेट लेवल पे, एंड बीएमसी जो है ये लोकल बॉडी लेवल पे देखने को मिलता है। तो इसमें जो हम लोगों ने देखा कि 3 टायर्ड मैकेनिज्म है, तो ये चीज़ इसमें प्रोवाइड किया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। और नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, ये प्रोवाइड कराता है शेयरिंग बेनिफिट विथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्व। ठीक है, और इसका मेन यही पर्पस है कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि होलिस्टिक, एक दूसरे के बीच में जो एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करके तब जा करके एक कंबाइन फोकस किया जा सके अच्छे से, एक ग्राउंड लेवल से लेकर के एक नेशनल लेवल तक कैसे इस बायोडाइवर्सिटी इशू को कवर किया जा सके, उस पर ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। तो इसमें यही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है इसका और मेजर इशू और उसको कैसे टैकल किया जा रहा है। तो जो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसके अंदर जो क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं, जो शेयरिंग बेनिफिट हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, तो ये जो है ये अलग अलग तरह का एक तरह से शेयर्ड बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि मॉनेटरी कंपनसेशन भी प्रोवाइड होता है इसके अंदर, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इसके अंदर आ जाता है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है ताकि एक होलिस्टिक वे में कंजर्वेशन की ओर फोकस किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये रिड्यूस करता है प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिकल प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसे मेडिकल प्लांट होते हैं उसके कल्टीवेशन के लिए इसमें इनकरेज किया जाता है फार्मर को, और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा मेडिकल प्लांट का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि रिड्यूस हो रहा है, उस चीज़ को टैकल किया जा सके, तो उस पर इस एक्ट में एक चीज़ फोकस किया गया है। साथ ही साथ ये फैसिलिटेट करता है फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन, साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ को इसमें ध्यान दिया गया है रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, R&D से रिलेटेड। और ये इनकरेज करती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जो कि आयुर्वेदा और ये चीज़ पे पहले फोकस किया जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ पे उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ में फोकस करने का। साथ ही साथ ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और कंप्राइजिंग नेशनल इंटरेस्ट उससे रिलेटेड, मतलब जो भी ऐसे चेन है इसको एक तरह से बिल्ड करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इसमें प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के अंदर, ऐसा प्रोविजंस भी है इसमें। और इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि चेंजेस मेड इन बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट। अभी जो 2023 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोग को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया 2002 का कि क्या क्या है, अभी जो हम लोगों ने देखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसी तरह से अभी यहाँ पे बेसिकली एक कंपेरिजन टाइप से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या एक्सटेंशन और एग्जेम्पशंस लाए गए, ठीक है, तो कुछ इसमें ऐड किए गए होंगे, कुछ इससे हटाए गए होंगे, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट का बात करते हैं 2002 का, तो इसमें प्रायर अप्रूवल का जरूरत था, इंटीमेशन का जरूरत था, ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडी का, ताकि जो भी ऐसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उसको एक्सेस किया जा सके, इसके लिए प्रायर अप्रूवल का जरूरत था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट जो किया गया 2023 का, तो ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया आयुष रजिस्टर। ठीक है, आयुष रजिस्टर पिटिशनर को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, और साथ ही साथ लोकल पीपल और कम्युनिटीज़ को। तो ये चीज़ जो है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर दिया गया है,
कि और इसमें एग्जाम्पन्स जैसे एस बी जो था, ये एस बी स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड था उसका जो यहाँ पे लिया जाना था एक प्रायर परमिशन, उसके यहाँ पे एग्जाम्पन्स प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि बात करते हैं इसमें जो भी अगर आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होंगे या फिर लोकल पीपल कम्युनिटीज़ होंगे, तो या फिर ग्रोवर का बात करते हैं, कल्टीवेटर का बात करते हैं, तो एक प्रायर मतलब बोल सकते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा एस बी बी का, ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का यहाँ पे परमिशन जरूरी नहीं है इसके लिए। और ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जो भी एक्सेस किया जाना है इसके अंदर जो आएगा, इसमें एस बी बी का कोई भी ऐसा प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस चीज़ में यहाँ पे एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आईपीआर से रिलेटेड क्या इसमें प्रोविजंस किए गए। तो पहले क्या था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो था, इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि अप्रूवल की ज़रूरत थी, ठीक है। अगर जब आपको आईपीआर अप्लाई करना है तो उसके पहले इसका एक परमिशन लेना जरूरी था एनबीए का। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस ये लाए गए कि अब जो है जब एप्लीकेशन आप कर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको तो ज़रूरत नहीं है ऐसा एक आईपीआर का, ठीक है, किसी चीज़ का परमिशन। लेकिन बात आ जाता है कि जब अगर आपको एक्चुअल ग्रांट मिल रहा है उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ जाएगा इसकी एक तरह से परमिशन के लिए। तो इसमें यही चीज़ कर दिया गया। जैसे कोई होता है कि एप्लीकेशन एक तरह से इनिशियल चीज़ हुआ, तो इसमें कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप इसमें ये चीज़ करो कि आपको अप्रूवल का ज़रूरत है। जब ग्रांट का बात आता है उस टाइम पे आगे प्रोसेस हो जाता है, तब यहाँ पे इसमें एग्जाम्पशंस एक रिक्वायर्ड होता है ये चीज़। तो यहाँ पे ये हम लोग को आईपीआर से रिलेटेड देखने को मिलता है। और अब बेनिफिट शेयरिंग का बात करते हैं, तो बेनिफिट शेयरिंग में क्या ज़रूरत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो अगर बोल सकते हैं कि ये 2002 का जो डाइवर्सिटी एक्ट था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये थोड़ा सा एक रेजिलियंट था, क्योंकि जो भी इसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे या फिर उसमें जो भी नॉलेज गेन किए जाते थे रिसर्च के साथ, तो उसमें था कि लोकल कम्युनिटी के साथ आपको शेयर करना ही है। कोई भी ऐसे रिसर्चर्स आए हैं या फिर कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, तो लोकल कम्युनिटीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। इस एक्ट में था कि उनको साथ शेयर करना है। लेकिन अगर अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें सीधे सीधे बताया जा रहा है कि इसमें एग्जेम्प्ट किया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लोकल कम्युनिटी के साथ इसमें शेयर करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ किया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रेजिलियंस था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा हटा दिया गया है, इसमें एग्जेम्प्ट दे दिया गया है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है आपको शेयर करना जरूरी है। तो यहाँ चीज़ हम लोग बेनिफिट शेयरिंग में ये देखें। नेक्स्ट हम लोग का है ये ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ठीक है। तो पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस क्या है इसके अंदर, इस चीज़ में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो 2002 का जो एक्ट था, इसमें जो था ऑफेंसेस इसमें इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि अगर आप अप्रूवल नहीं लिए हो तो वो भी ऑफेंस के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे आप अथॉरिटी से परमिशन नहीं लिए हो तो ऑफेंस के अंदर में आ जाएगा। और इसके लिए पनिशमेंट का जो प्रोविजंस था ये 5 साल का था, ठीक है, और फाइन भी था या फिर दोनों हो सकता था। तो इस चीज़ में देखने को मिलता है। और अगर अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या इसमें दिया गया है अभी 2023 वाला में, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो था कि डिक्रिमिनलाइजेज लाइक जैसे कि ऑफेंसेस का बात करते हैं, तो इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि पनिशमेंट के तौर पे 1 लाख और साथ ही साथ 50 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे पेनाल्टी लगाया जाएगा पनिशमेंट के तौर पे। एंड इसमें जो है कि कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन जो है ये जो है अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर बात करते हैं कि पेनाल्टी 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ लगाया गया है इस चीज़ में। तो थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें स्ट्रिक्टनेस ला दिया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ एनबीए, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसका क्या एक्सपेंशन है ये दोनों एक्ट में। लेकिन इससे पहले एक फिर से आपको ये बता देते हैं कि ये जो अगर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन है, अगर लगातार आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो इस चीज़ को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको 1 करोड़ का रुपीज़ का फाइन लग सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जानने का ये है कि जो कोई भी ऐसा ऑफिसर इसमें डिसाइड करेगा कि क्या होगा, क्या गलत है, क्या सही है, तो उसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, वो डिसाइड करेगा कि क्या ऑफेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ एनबीए। तो ये एनबीए जो है ये रिक्वायर्स एनबीए टू हैव 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो इसमें बताया जा रहा है कि कितने मेंबर हैं बेसिकली। तो इसमें आपको 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर देखने को मिलते हैं, और अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन, ठीक है। तो और इसमें है कि 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि इसमें कौन कौन रहेंगे, तो कोई स्पेशलिस्ट रहेंगे,
और इसमें लीगल इंक्लूड किया जाएगा, ये नहीं कि किसी को भी ऐसा कर लें। फिर साइंटिस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये 5 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। इसमें 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर देखने को मिलते हैं। और इसमें कौन कौन से रहेंगे, तो अलग अलग मिनिस्ट्री से रहेंगे, जैसे कि ट्राइबल अफेयर्स का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का हो गया, तो ये सारे चीज़। और साथ ही साथ 4 रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं स्टेट बोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है इस स्पेशलिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें 5 देखने को मिलेगा, इसमें भी तो 5 ही है स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट के अंदर, तो इतना तो मैटर नहीं करता है। 1 मेंबर और सेक्रेटरी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यही जो रहेंगे जो कि चीफ कोऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ एनबीए के यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ सीबीडी के बारे में, ठीक है। तो यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये क्या है कि इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, और ये ध्यान रखना है कि लीगली बाइंडिंग है सीबीडी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ड्राफ्ट कब किया गया था, तो 1992 में। एंड इसका 3 गोल है। तो ये 3 गोल क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट जो है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, जो कि बेनिफिट करेगा फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं कि बेनिफिट शेयरिंग है, इसको यहाँ से राइज किया जाना है। और इसमें मेंबरशिप का बात करते हैं तो 196 पार्टीज, और साथ ही साथ इंडिया भी इसका मेंबर हो जाता है। कोर एग्रीमेंट जो है इंडिया रेटिफाइड, और इसमें तीनों को तीनों जो भी ऐसे प्रोटोकॉल इसमें है, तो तीनों को तीनों इसमें प्रोटोकॉल को इंडिया ने रेटिफाइड किया है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझने को मिल जाता है। तो आगे इसमें यही है जो कि कोर एग्रीमेंट जिसको कि इंडिया ने तीनों एग्रीमेंट को रेटिफाइड किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा है, तो नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। बेनिफिट शेयरिंग से जो रिलेटेड नगोया प्रोटोकॉल है उसको भी रेटिफाइड किया है। साथ ही साथ कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी एंड नगोया कुआलालंपुर, ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी। तो ये भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें हम लोग जान लेते हैं। तो जो सीबीडीज एक गवर्निंग बॉडी है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक तरह से बोल सकते हैं कि सीबीडी जो है एक गवर्निंग बॉडी है। और साथ ही साथ कन्वेंशन जो है ये कवर करता है बायोडाइवर्सिटी टू ऑल लेवल, हर एक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी ऐसे उनके कन्वेंशन है उसको इसमें कवर किया जाता है सीबीडी के द्वारा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज, इससे क्या है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर क्या है, कैसा है, ठीक है। तो जो नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर जो है ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कहाँ पे, तो गोवा में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। और अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पीबीआर के बारे में, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंटेन करता है कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज, ठीक है। और जो कि इंक्लूड करता है लैंडस्केप, डेमोग्राफी ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। तो इस चीज़ में इंक्लूड किया जाता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में। ये प्रोविजंस जो है ये कहाँ से लाया गया, तो यही जो एक्ट था पुराना वाला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यहीं से ये प्रोविजंस लाया गया। नेक्स्ट है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और साथ ही साथ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा गाइडेंस, ठीक है। और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट, ताकि जो भी ऐसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो पीबीआर को प्रिपेयर करने में उनको हेल्प हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अबाउट बीएमसी, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और इसके सपोर्ट के लिए कौन है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ताकि एक स्मूथली पीबीआर जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स उसको कंप्लीट किया जा सके, उससे रिलेटेड प्रोविजंस इनका हेल्प लेकर के। अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। तो ये इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो ये इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 6 पर्सन जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे लोकल बॉडीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और इसमें 1/3 वीमेन को भी इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ 18% SC ST को इसमें कंबाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फंक्शन क्या है बीएमसी का, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये इसमें
तो इसमें जो भी ऐसे बेनिफिट शेयरिंग है उसको एक्सेस करना इसमें इसका फंक्शन है। साथ ही साथ अगर जो इसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो इसमें फ़ी को लिवाई करना इसके अंदर ही इसको पावर दिया गया है, ठीक है। जो भी ऐसे कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से एक्सेस करने वाले कोई फ़ी हैं और इसके अंदर आ रहा है तो इसमें इंक्लूड किया गया है बीएमसी के अंदर कि आप फ़ी इसमें एक तरह से फ़ाइन लगा सकते हो, फ़ी ले सकते हो। नेक्स्ट है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है कि क्या क्या इसमें अमेंड किया गया और इसका पुराना वाला एक्ट क्या है ये देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसको इस रूल को जो ये जो देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इसको नोटिफाई करता है। इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। रूल क्या है, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल 2023 ये क्या था इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बेसिकली ये रूल है जो इसमें पावर देता है कि जो भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है तो वो अगर रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल से ट्रॉफी से तो उसकी डिस्पोजल के लिए ये रूल प्रोवाइड एक पावर देता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंक्लूड किया गया है वैसे अथॉरिटी को जो कि डायरेक्टर हो या फिर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो या वैसे कोई भी ऐसे ऑफिसर्स हों जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके प्रॉपर्टी के द्वारा एक उसके प्रोविजंस के अंदर आता हो तो इनको ये पावर प्रोवाइड किया गया है इन सारे अथॉरिटी को कि आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये हम लोग देखें आगे जो है इसमें यही है कि जो कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसका नष्ट करने का अधिकार इन सारे जो भी अथॉरिटी हैं उनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि ये जो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का जो इसको इंसिनेरेशन करना है, उसको बर्बाद करना है, नष्ट करना है तो उसको उसके लिए इनका जो भी ऐसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनका प्रेजेंट होना उस टाइम पे जरूरी है। उन्हीं के प्रेजेंस में ये सारे चीज़ को किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रीडर्स ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल 2023 इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इसमें क्या स्टेप लिए गए हैं। तो ये रूल जो है 2023 वाला ब्रीडर्स ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल तो ये लाइसेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है या फिर फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन का काम करता है, फीस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। जो भी ऐसे कोई पर्सन जो हैं जो इंगेज्ड हैं ब्रीडिंग कैप्टिविटी में और आर्टिफिशियली प्रोपेगेटिंग में तो उनके लिए एक तरह से लाइसेंस लेना जरूरी है। फॉर्म एप्लीकेशंस, फी, रजिस्ट्रेशन जो भी ऐसे प्रोसीड्योर हैं उससे रिलेटेड जो कोई भी प्रोविजंस है इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये होना चाहिए जो ऐसे स्पीसीज हैं जो अपेंडिक्स 1 और बात करते हैं शेड्यूल 4 तो उसके अंदर में आते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के अंदर में तो उसमें आपको लाइसेंस लेना और ये सारी चीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी प्रोसीड्योर करना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस जो है आपको 90 डेज़ के अंदर ले लेना है, ठीक है। और ये जो आपका ये प्रोवाइड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अंदर और ये जो है किससे लेना होगा तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। तो यहाँ पे देखने को मिलता है आगे जो है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ये ग्रांट करेंगे फाइनल लाइसेंस और जो पास करेंगे ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन और फाइनल लाइसेंस का जो पावर दिया गया है यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दिया गया है। मतलब ये बहुत ट्रिकी एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पावर ज़्यादा दिया गया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। नेक्स्ट है कि अदर की प्रोविजंस इन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है उसमें क्या क्या किए गए हैं क्योंकि ये जो चेंजेज हुए हैं तो आपको सीधे सीधे इसमें शेड्यूल को कम कर दिया गया, 4 शेड्यूल रखा गया था। तो यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है कि ये रिड्यूसेस नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4, 6 से 4 कर दिया गया था। जो पहले देखने को मिलता था 6 शेड्यूल उसको 4 कर दिया गया है कुछ कम करके। तो ये चीज़ ये रिमूव कर दिया गया अर्लियर शेड्यूल को, ठीक है, जो कि बर्मिन्स आते थे, बर्मिन्स स्पीसीज और साथ ही साथ न्यू शेड्यूल को इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है, जो कि इसके अंदर लिस्टेड है एक्सटेंशन के अंदर जो साइट्स में आते हैं उसके लिए ये प्रोवाइड कर दिया गया। इस बर्मिन स्पीसीज शेड्यूल को हटा करके एक्सटेंशन जो भी ऐसे साइट्स के अंदर आते थे स्पीसीज जो एक्सटेंशन के कगार पे थे उनको इसमें लिस्ट कर दिया गया। आगे देख लेते हैं कि वाइल्ड एनिमल जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया एज अ वर्मिन, ठीक है। वाइल्ड एनिमल को तब ऐसे वर्मिन डिक्लेयर किया जाएगा और ये किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कि एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको इन्हीं के पावर में दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि आप वर्मिन कोई भी ऐसे वाइल्ड एनिमल है उसको
डिक्लेयर करना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये 4 शेड्यूल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेड्यूल 1 जो है ये एनिमल और स्पीसीज जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और अगर शेड्यूल 2 का बात करते हैं तो वैसे एनिमल और स्पीसीज जो कि लेसर लेवल का प्रोटेक्शन है तो इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। एंड शेड्यूल 3 का बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड एनिमल और स्पीसीज को इसमें रखा गया है शेड्यूल 3 में। तो ये ध्यान रखना है कि शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट, सॉरी एनिमल मैंने बोल दिया, प्रोटेक्टेड प्लांट और प्लांट स्पीसीज को इसमें शेड्यूल 3 में रखा गया है। एनिमल तो 1 एंड 2 में रखा ही गया। 4 का बात करते हैं, शेड्यूल 4 का, तो इसमें जो भी ऐसे साइट्स के अंदर आते थे तो इसमें शेड्यूल 4 में रखा गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि न्यू चैप्टर जो है क्या किया गया है। न्यू चैप्टर वीवी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसमें एक तरह से ऐड कर दिया गया है, न्यू चैप्टर ऐड किया गया। एंड आगे है इसी तरह से ये पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि जो प्लांट है एनिमल स्पीसीज को रेगुलेट करने के लिए। और इसमें जानना है कि जो इंडिया के नेटिव स्पीसीज नहीं है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। जो मतलब बोल सकते हैं कि जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं इसमें पावर दिया गया है उसके रेगुलेशन के लिए, और या जो भी हो प्लांट हो या एनिमल हो वैसे स्पीसीज, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये परमिट करता है यूज़ ऑफ एलिफेंट, और ये किस पर्पज़ के लिए, तो रिलीजियस और एनी अदर पर्पज़ के लिए। तो बेसिकली रिलीजियस पर्पस और कोई भी ऐसे कुछ पर्पस हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे एनिमल को परमिट किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या परमिट किया गया है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बना सकती है मैनेजिंग अथॉरिटी और साथ ही साथ साइंटिफिक अथॉरिटी को, ठीक है, ताकि रेगुलेट किया जा सके इंपोर्ट और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है कि ये क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक पावर दिया जाता है कि टू कंट्रोल, मैनेज और मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन ए स्टेट। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रॉड पावर दिया गया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, इनका क्या क्या है प्रोविजंस और कुछ कुछ स्टेप लिए गए हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर पीएम इनोग्रेट द प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि अब 50 साल पूरे हुए प्रोजेक्ट टाइगर को। तो ये इसको लेकर के ये कहाँ पे किया गया, तो मैसूरू में, ठीक है, ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को हेल्ड किया गया 50 ईयर्स पूरा होने के इस प्रोविजंस में। आगे देख लेते हैं इसमें न्यूज़ में क्या क्या रहा इसका इम्पोर्टेंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा इस इवेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये इंडिया ने ही इनिशिएट किया, लॉन्च किया, ठीक है। ये जो है कि फर्स्ट प्रपोज किया गया इंडिया के द्वारा। और ये बेसिकली उसके लिए जो जैसे इसका अगर बात करते हैं, पोचिंग होता है, इलीगल ट्रेड होता है इन सारे एनिमल का, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट, इंटरनेशनल ग्रुप के अगेंस्ट ऐसा जो भी होता है, ये 2009 में तब इसके लिए ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है, बेसिकली इसका पर्पज़ था कि पोचिंग हो रहा है और इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसका एम क्या है, तो ये एम जो है कि जो 7 बिग कैट्स देखने को मिलता है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड इसमें रखा गया है। जैसे कि इसमें इंक्लूड है टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा, ठीक है, प्यूमा। तो ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूड किए गए हैं इन सारे टाइप के बिग कैट, 7 बिग कैट को। ये जो है कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट ओवर 5 ईयर, और ये गारंटेड फंडिंग है 8 करोड़ तक, 8 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है इस अलायंस के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये क्या है, तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और जो कि लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और ये इनिशियली लॉन्च किया गया था 9 टाइगर रिजर्व में, जो कि अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि एक सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टाइगर के लिए, ठीक है, जो जो कहीं भी ऐसे स्टेट में टाइगर देखने को मिलते हैं उसके लिए। और इसमें बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन के लिए इसका प्रोवाइड किया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो कोई एक इस फॉरेस्ट में रह रहे हैं टाइगर, तो इनके कंजर्वेशन के लिए यहीं पे जो कुछ करना है यहीं पे किया जाए। ये नहीं कि कहीं इनको ये जा करके, मतलब एक बोल सकते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे लाया गया है, ऐसा प्रोविजंस किया गया है इस चीज़ में।
और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आ जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंश्योर करता है इसके मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही साथ जो कि इसका जो पॉपुलेशन है, टाइगर का पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको इन्हांस किया जा सके, इसके लिए एक तरह से स्टेप लिया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये देख लेते हैं। तो एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे आ जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर इसमें जो है एक फोकस करता है सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन रोल, जो कि अप्रूव किया जाता है टाइगर कंजर्वेशन प्लान, और ये प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और ये प्रिपेयर किया जाता है। तो इस चीज़ में है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है एनटीसीए का। एंड इसी में फंडिंग पैटर्न का हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का इसमें फंडिंग होता है, और एक शेयर के तौर पे। तो स्टेट को जो सेंट्रल है, ये सेंट्रल प्रोवाइड करेगी 60, ठीक है, एंड 50, ठीक है, एक्सपेंडिचर के तौर पे, दोनों मिल करके सेंट्रल स्टेट इसमें अपना ये करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें, एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट को के बारे में, तो यहाँ पे 90% जो है इस सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इन बोथ केसेस। यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट को, ये 60% प्रोवाइड करेगी फॉर ऑल नॉन रिकरिंग आइटम के लिए, एंड 50% प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिकरिंग आइटम के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो दो आइटम है यहाँ पे, ये 90% प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एक खास बात जानने का यहाँ पे ये है कि जो सेंटर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इसी चीज़ बीच में है न्यू डिवीज़न का, जो ये मर्ज कर दिया गया, उसके बाद एक नया नाम दिया गया इसको, PT&E, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न। और ये किसके अंदर क्रिएट किया गया, तो इसके मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे है कि स्टाफ और जो डिविजनल हेड होंगे ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का, वो रिपोर्ट करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। और ये आ जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर के, जो भी ऐसे होंगे उनको रिपोर्ट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के जो हेड होंगे उनके द्वारा। और जो कि एक अलग नाम दे दिया गया है ADGF-PT&E। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जब मर्ज करने के बाद एक नया नाम प्रोवाइड किया गया। एक्टिविटीज अंडरटेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या क्या से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि इंक्लूड किया गया है। ये इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, ये न्यू प्रोजेक्ट टाइगर जो कि अभी देखने को मिलता है 55 जो है, ये टोटल इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, एज ऑफ नाउ। एंड नाउ नेक्स्ट जो है ये कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर ये जो टाइगर रिजर्वेशन है, इसके बारे में हम लोग को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर एरिया जो है ये जैसे जो भी ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक तरह से बोल सकते हैं फ्री रखा गया है उनसे, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि जो कोर पार्ट होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इस कारण से उनको थोड़ा सा अलाउ नहीं रहता है, और इसलिए वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज से फ्री रखा गया है। और कोई एग्जिस्टेंस एजेंडा जो है अडेप्ट किया गया है बफर और फ्रिंज एरिया में। तो यहाँ पे ये हम लोग को ध्यान रखना है। वैसे भी ये सेंसिटिव पार्ट में तो अलाउ नहीं रहता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग को देखते हैं NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बैन कर दिया गया है न्यू कंस्ट्रक्शन इन टाइगर रिजर्व एंड कोर एरिया में। क्योंकि ये कोर एरिया सेंसिटिव होता है, तो इन्होंने, इस अथॉरिटी ने, ये जो भी ऐसे न्यू कंस्ट्रक्शन है उसको इसमें बैन कर दिया गया है, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। असेसमेंट यूजिंग एप्लीकेशन, सो एम स्टिप्स जो है, एम स्टिप्स, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग का काम करता है बेसिकली अलग अलग पोजीशंस में। एंड ये जो है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ऑफ टाइगर, ठीक है, रिजर्व बाय डेवलपिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। तो जो ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर उसके बाय द हेल्प ऑफ दिस MEE फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग किया जाता है टाइगर रिजर्व का। नेक्स्ट है कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन
फोर्स ये डिप्लॉय किया जाएगा वैसे सारे जो भी टाइगर रिजर्व हैं, ताकि जो भी एंटी पोचिंग वाले ऑपरेशंस हैं उसको ऑपरेशन को हेल्ड किया जा सके। क्योंकि ये जो पोचिंग जो इशू है जिसके कारण कि टाइगर का जो पॉपुलेशन वो कम हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए इन फोर्सेस को इसमें अपॉइंट किया गया है। ई बर्ड प्रोजेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। ई बर्ड प्रोजेक्ट जो है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज करता है, ताकि जो भी ऐसे सर्विलांस और मॉनिटरिंग में यूज किया जा सके ई बर्ड प्रोजेक्ट। तो सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग पर्पज से अनमैन्ड एरियल व्हीकल ई बर्ड प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे है इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जिसको कि पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये डिक्लेयर्ड किया गया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया का नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है, तो ये चीज़ डिक्लेयर किया गया है। इसका हैबिटेट का बात करते हैं तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका कम पॉपुलेशन है, और नेपाल में भी देखने को मिलता है, भूटान, चाइना, म्यांमार में भी ये रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में, तो ये कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो इसका हैबिटेट जो है ये हाई माउंटेन, साथ ही साथ मैंग्रोव स्वैम्प जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है, सुंदरबन वाले क्षेत्र में, टॉल ग्रास लैंड में इनको पाया जाता है, फिर ड्राई और मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में भी ये देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ एवरग्रीन एंड सोला फॉरेस्ट सिस्टम में भी ये देखने को मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पर्पज से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अम्ब्रेला स्पीसीज है, ठीक है, जो कि बोला जाता है ना की स्टोन स्पीसीज। अगर एक स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके तो इसके अंदर जो भी ऐसे छोटे उसके अंदर में आते हैं उनको भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, तो उस तरह से इसको देखा जाता है इकोलॉजिकल पर्पज से, और ये इंटायर इकोसिस्टम के लिए एक हेल्पफुल हो जाता है। इकोनॉमिक का बात करते हैं, इकोनॉमिक पर्पज से तो इको टूरिज्म और रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए ये बेनिफिटेड होता है, क्योंकि अगर बात करते हैं ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, इसको देखने के लिए आते हैं बहुत सारे टूरिस्ट, तो ये इनकम जनरेशन का भी काम करता है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल पर्पज से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ये सोलिटरी एंड टेरिटोरियल एनिमल है, ये ध्यान रखना है, सोलिटरी एंड टेरिटोरियल, क्योंकि आजकल पूछा जा रहा है थोड़ा सा एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक से लेकर के। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं 2023 का जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, वो पेड़ पे रहता है, वो ओमनीवोरस है, क्या है, तो ऐसे जो होते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है सोलिडरिटी और टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक है। और बात करते हैं कि मेल्स का, ठीक है, तो एडल्ट मेल्स टेरिटोरी में इनकम्पास टेरिटोरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मतलब जो एक मेल टाइगर का बात करते हैं तो दो से 7 फीमेल के साथ में मतलब एक इसका मूवमेंट रहता है, एक साथ देखने को मिल जाते हैं ये। इस टाइप्स का बात करते हैं, इसी कारण से भी जो लाया गया था जो चीता में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो लाया गया कुन्नू नेशनल पार्क में, तो वहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जो 3 थे फीमेल चीता एंड 2 थे आपको देखने को मिलता है वो मेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। स्ट्रिप्स जो है, स्ट्रिप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट के जैसा एक तरह से जैसे होता है ना कि इतने सारे लोग हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन सबका आपको डिफरेंट डिफरेंट बायोमेट्रिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी जो है इनका देखने को मिल जाता है, इस कारण से इनके मॉनिटरिंग के लिए भी एक अच्छा हो जाता है, पता चल जाता है। एंड अदर कंजर्वेशन मेजर्स का बात करते हैं तो TX2 सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ जो है ये इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये था कि टाइगर का जो पॉपुलेशन उसको डबल करना है, तो TX2 जो था एंड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ये सारे चीज़ टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये क्या है, कैसे है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये रिलीज किया स्टेटस ऑफ टाइगर एंड को प्रीडेटर्स, साथ ही साथ फ्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, इसके कारण से हाईलाइटेड न्यूज में हो जाता है। एंड MWE ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 5th साइकिल फाइनल रिपोर्ट, तो यहाँ पे इस जो रिपोर्ट रिलीज किया NTCA ने, इसके कारण से न्यूज़ में आता है। हम लोग जान लेते हैं NTCA के बारे में, तो ये स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूट किया गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन 2006, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया गया, जो कि इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर फॉर्म किया गया था, एनटीसीए को। इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो लॉन्च कब किया गया, 2005 में, ठीक है, और 2006 से एक तरह से बोल सकते हैं रेटिफाइड हो गया, एंड उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, जो कि रिकमेंड करता है इसका क्या है, टाइगर टास्क फोर्स को, ठीक है। आगे है कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो मिनिस्टर्स इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसका चेयरपर्सन हो जाते हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये यहाँ पे एक वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है इसके कंपोजिशन में, एंड सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड अदर मेंबर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि लीडिंग मिनिस्ट्री है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ये स्टेचुटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करना प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, और एक अकाउंटेबिलिटी फोस्टर करना इसका मेन पर्पस हो जाता है सेंट्रल और स्टेट मैनेजमेंट में, जो कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हो। उसी तरह से है कि एक ओवरसाइट दिखाना, एक तरह से ओवरसाइट प्रोवाइड कराना ये पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि इनके कंजर्वेशन में एक अच्छा स्टेप लिया जा सके। ये एड्रेस करते हैं लिवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल, जो कि सराउंडिंग जो भी ऐसे टाइगर रिजर्व के एरिया में देखने को मिलता है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन के लिए, लोकल पीपल के लिए ये रखा गया है, इसमें इनका ऑब्जेक्टिव है एनटीसीए का। अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि जेनेसिस गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गिनीज बुक रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन 2019, तो इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट रिलीज बाई एनटीसीए, कौन कौन सा रिपोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो रिपोर्ट जो है, जैसे स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया। तो इसमें क्या क्या हुआ देखने को मिलता है। पॉपुलेशन का बात करते हैं इस टाइगर के पॉपुलेशन को, तो इंडिया में करंटली ऑलमोस्ट 75% जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पूरे विश्व का 75% यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है। एंड सेंट्रल इंडिया एंड शिवालिक हिल्स, और साथ ही बात करते हैं गेंगेटिक प्लेन्स, तो यहाँ पे इनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करते हुए देखा गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। टेक्निक्स क्या यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि इनके चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो एम स्ट्रिप्स जो हम लोगों ने देखा कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, तो इसके लिए एक लाया गया है, और जो कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग का यूज करके इसमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है। कैमरा ट्रैप वेस्ट एंड कैप्चर मार्क रिकैप्चर, ठीक है। तो कैमरा का भी यूज किया जाता है, उनका पग मार्क का भी कभी कभी यूज किया जाता है, तो सारी चीज़ में देखा जाता है। कैमरा ट्रैप सर्वे फॉर द एविडेंस एंड डेंसिटी एस्टिमेशन ऑफ टाइगर, कि किस जगह पे कितने टाइगर हैं, ठीक है, तो ये भी इसमें देखा जाता है, इसका हेल्प लिया जाता है। इन एरियाज वेयर कैमरा ट्रैपिंग वाज नॉट पॉसिबल, वैसे जगह पे जहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग पॉसिबल ना हो, ठीक है, मोलिकुलर टूल का यूज किया जाता है, ताकि उनके डीएनए को कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में ही, कि एक डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने से रिलेटेड था, कि बर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ये आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडिटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, इसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिला। तो अपर लिमिट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी, इतना देखा गया है 3925, एंड द एवरेज का बात करते हैं तो 3682 टाइगर देखने को मिले इसका पॉपुलेशन। बिग कैट का बात करते हैं इन कंट्री में, तो 2018 में जो था ये 2967, एंड 2022 में, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका नंबर इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से है सबसे ज़्यादा स्टेट्स विद द हाईएस्ट टाइगर नंबर, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 2002 में और ये 18 का कंपेयर किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में है। पहले भी ज़्यादा था, मतलब थोड़ा सा कमी था, लेकिन इसका सबसे अभी का करंट सिचुएशन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एमपी में, एंड देन आपको देखने को मिलेगा ये होगा आपका कर्नाटका में, एंड फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एंड देन तमिलनाडु में।
तो इस तरह से हुआ, यानी कि बात करते हैं पॉपुलेशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे इनका पॉपुलेशन थोड़ा सा लो है, जैसे नागालैंड में बात करते हैं तो एक भी आपको टाइगर देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है मतलब। एंड मिजोरम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, झारखंड में है। 2018 में 3 ठे थे, बट अभी रिसेंट में एक देखने को मिला है। गोवा में बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2 नंबर से, 3 था पहले, अभी 5 हो गया है। एंड अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9, मतलब यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह से है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में 260। एंड उसी तरह से फिर बांदीपुर कर्नाटका में, नागरहोल ये भी कर्नाटका में, और बांधवगढ़ एमपी एंड दुधवा यूपी में देखने को मिलता है। रिजर्व विथ नो टाइगर, एंड ऐसे जहाँ पे है रिजर्व जहाँ पे भी एक भी टाइगर नहीं है, तो वो कौन कौन सा है, जैसा भी हम लोगों ने देखा कि दाम्पा तो है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है मिजोरम में, लेकिन कोई भी आपको टाइगर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नागालैंड में भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ तो है ही नहीं, भले वहाँ पे टाइगर रिजर्व हो या ना हो, ठीक है। एंड कैमलैंग जो है अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और कवल तेलंगाना में भी नहीं है, सतकोशिया उड़ीसा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी टाइगर नहीं है। सह्याद्री में बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ भी नहीं देखने को मिल रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, ठीक है, तो ये क्या है। एंड ये रिपोर्ट रिलीज किया गया MEE ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये 5th साइकिल फाइनल रिपोर्ट रिलीज किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं अबाउट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन MEE, ठीक है, इसके बारे में। तो ये यूज करता है फ्रॉम 2006 टू एक्सेस टाइगर रिजर्व, मतलब ये एक तरह से बेस लाइन 2006 रखा गया टाइगर रिजर्व को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आगे जो है कि ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये ज्वाइंटली कंडक्ट किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और साथ ही साथ WII मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, दोनों मिलकर के कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेमवर्क जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, तो आप अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसके द्वारा ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया। ये 5th साइकिल का फाइंडिंग जो था मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन MEE उसका जो था, इसमें देखा गया कि 51 टाइगर रिजर्व जो हैं ये इसमें इवेलुएट किए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अभी उसको हम लोग देखेंगे उस इन्फोग्राफी को। नेक्स्ट जो है कि पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, अगर जो है ये ध्यान रखना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में। ये इसको बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व के लिए एक तरह से बोल सकते हैं रैंक मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हम लोग को, ये नहीं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये है पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है केरला में। ओवरऑल का बात करते हैं तो ओवरऑल मीन्स MEE स्कोर इंक्रीज टू 78%, मतलब इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। नन ऑफ द कंट्रीज टाइगर रिजर्व एज पुअर, तो मतलब ऐसा भी है कि कोई भी इतने लोग नहीं हुआ है ऐसे उनका पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ये देखने को है। एंड हेडलाइन इंडिकेटर्स और कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ जो कि लोवेस्ट स्कोर मिला है इनको एक तरह से इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि करेंटली किस कारण से ऐसा हुआ, तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ मैंडेट फॉर द टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स, तो इसके कारण से ये जो हेडलाइन इंडिकेटर और कार्बन कैप्चर है इनको लोवेस्ट स्कोर प्रोवाइड किया गया। देख लेते हैं हम लोग इन्फोग्राफिक, जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन है MEE, इससे क्या है। ये डिज़ाइन एंड प्लानिंग का बात करते हैं, तो कंटेक्स्ट जो है इसमें स्टेटस एंड थ्रेट वेयर आर वी नाउ, तो ये चीज़ मतलब इसका कंटेक्स्ट रखा गया है। तो इसमें इनपुट व्हाट डू वी नीड, हम लोग की क्या ज़रूरत है, साथ ही साथ ये प्लानिंग का बात करता है, तो वेयर डू वी वांट टू बी एंड व्हाट वी गेट देयर, ठीक है, मतलब एक प्लानिंग है, तो अभी अभी क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, तो ऐसा इसमें रखा गया। प्रोसेस का हाउ डू वी गो अबाउट मैनेजमेंट, तो मतलब अगर आप इस चीज़ को इफेक्टिवनेसली और उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस क्या होना चाहिए इस मैनेजमेंट के लिए। डिलीवरी का बात करते हैं तो आउटकम्स व्हाट डिड वी अचीव, ठीक है, तो आउटकम्स हम लोगों ने क्या अचीव किया। आउटकम्स एक और है कि व्हाट डिड वी डू एंड व्हाट प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली यही एक स्ट्रेटजी है कि उस सर्विस से क्या हम लोग फाइंड किए, क्या प्रोड्यूस हुआ, हम लोगों ने अचीव किया कि नहीं किया, तो एक इसमें देखा जाता है ऐसा, इतना तो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि अदर न्यूज़ रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ और रहा, तो धौलपुर करौली, ठीक है, टाइगर रिजर्व ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो NTCA जो है ये अकॉर्ड करता है फाइनल अप्रूवल टू DKTR, मतलब ये नया नया बोल सकते हैं कि आया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तो ये देखने को मिलता है। अदर रिसेंटली अप्रूव टाइगर रिजर्व जो है
तो ये तो रिसेंटली अप्रूव हुआ है। और भी अदर टाइगर रिजर्व जो है उसको अप्रूव किया गया, जो कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये भी आया, मतलब 2 थे अभी रिसेंटली। टाइगर रिजर्व जो है ये नोटिफाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA, और ये सेक्शन के 38V के अंदर, ठीक है। ये जो बेसिकली जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर ये सारा चीज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्लियर करता है NTCA का जो भी ऐसा इन प्रिंसिपल अप्रूवल है जो कि रिलेटेड है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है, जो टाइगर रिजर्व, तो ये भी इसमें क्लियर किया गया इसके डेवलपमेंट के लिए इस MOEFCC के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अबाउट DKTR धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं उसके बारे में। ये एक्सटेंड कहाँ से करता है ये देखना है कि ये धौलपुर और साथ ही साथ करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का बॉर्डरिंग एरिया में पड़ता है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। और ये 5th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, जो कि 4 अदर हैं, जिसमें कि रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, साथ ही साथ मुकुंदरा हिल एंड रामगढ़ विषधारी, तो इतने। और एक नया देखने को मिल गया ये DKTR धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे 5 हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है एक अभी वीरंगना आपने देखा राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिवर देखते हैं, रिवर क्या है, ये चंबल रिवर यहाँ से देखते हैं फ्लो करता है, ठीक है, इस क्षेत्र से। साथ ही साथ फॉरेस्ट का बात करते हैं तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। फॉना एंड फ्लोरा का बात करते हैं तो समर देखने को मिलता है, चीतल, ब्लू बुल, साथ ही साथ वाइल्ड वोअर, स्लॉथ बियर, हाइना एंड लियोपार्ड यहाँ पे इस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आगे है टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, ये क्या है, आप इसका एक रीजन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, जो कि 5th हो गया है। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट एट फेल्ड, ठीक है। तो इंटर स्टेट जो टाइगर लोकेशन होना था भारत का, वो किसी न किसी कारण वो फेल कर गया, इसका रीज़न भी देखते हैं हम लोग। तो टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो कि इनिशिएट किया गया था 2018 में, ये NTCA के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे 2 बिग कैट को ट्रांसलोकेट कराना था। ये इसमें क्या था कि मेल का नाम जो था महावीर, ये कहाँ से कराना था, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, और फीमेल थी सुंदरी, ठीक है, फ्रॉम बांधवगढ़। तो ये जो देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, दोनों तो मध्य प्रदेश में ही है, उनको ट्रांसलोकेट कराना था। ये ट्रांसलोकेट कहाँ कराना था, सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। आपको पता है कि अभी हम लोगों ने देखा उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में आपको एक भी टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। तो यही जो था यहाँ से महावीर और सुंदरी टाइगर रिजर्व, सुंदरी टाइगर, ये मेल फीमेल, ये कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से यहाँ से इनको ट्रांसलोकेट कराना था। फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, क्या कारण था इस प्रोजेक्ट फेल होने का, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि पुअर प्रे ऑगमेंटेशन, वहाँ पे इनके लिए तो कुछ चाहिए ना खाना पीना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था अवेलेबिलिटी, ठीक है। और लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ, ठीक है, इनका भी कुछ कमी रहा। इन्हांसमेंट ऑफ प्रोटेक्शन कुड नॉट बी अचीव, ठीक है, तो ये चीज़ इशू क्रिएट हुआ। और फंड्स प्रोवाइडेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर वेयर डाइवर्टेड, तो ये भी एक इशू हो जाता है फंडिंग वाला। एंड टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी ऐसा वहाँ पे ट्रांसलोकेट नहीं किया गया। IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, और टाइगर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, तो ITHCP जो कि लॉन्च किया, ठीक है, कंसेप्ट नोट्स फॉर फेज 4 ऑफ प्रोग्राम। तो कंसेप्ट नोट्स लॉन्च किया गया, इस कारण से इसमें इतना मैटर नहीं है। हम लोग बेसिकली ये फेज 4 जो है ये कब एक्सपेंड करेगा, और ये फोकस करता है वो सारे पैंथेरियन स्पीसीज को, ठीक है, जो कि लियोपार्ड हो गया या क्लॉडेड लियोपार्ड, इसके अंदर में आ जाता है। लॉन्च कब किया, तो 2014 में। एक स्ट्रेटजिक फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि सपोर्ट करता है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये इसके द्वारा सपोर्ट किया गया था स्ट्रेटजिक फंडिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, तो जो भी ऐसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है ITHCP। आगे है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 60% टाइगर पॉपुलेशन, जो कि हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। ये GTRP 2.0 के अंदर की पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। नेक्स्ट जो है कि GTRP जो है
एक एफर्ट है, इसमें 13 कंट्रीज इंक्लूड किए गए हैं। उनका एक है कि TX2 करना, मतलब टाइगर का जो पॉपुलेशन उसको डबल करना है इन वाइल्ड बाई 2022। तो चला भी गया, इसमें हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। ये इवोल्व करता है अंडर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इन 2010 एंड जो हम लोगों ने भी पिछले भी बार भी देखा था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर। और TX2 जो हम लोगों ने देखा था कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उनके पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। इन 2022 का बात करते हैं तो GTRB 2.0 ये लॉन्च किया गया और ये कर दिया गया टिल 2034 की पॉपुलेशन इंक्रीज करना है टाइगर का। आगे है प्रोजेक्ट चीता, ये हम लोग देख लेते हैं। NTCA फॉर्म्ड जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाती है, जिसके कारण इन न्यूज़ में आ जाता है। और इसमें देखना था कि चीता प्रोजेक्ट के अंदर क्या कंडीशन है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इससे कारण ये न्यूज़ में आ जाता है। अबाउट CPSC, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, इसके बारे में। इसमें आपको 11 मेंबर देखने को मिलते हैं और ये जो नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें यही होता है कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट चीता के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ओवरसी करने के लिए कि क्या सिचुएशन है और ये कब तक फोर्स किया जाएगा, ये 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे ये कमेटी बैठाया गया है। नेक्स्ट है कि कमेटी जो है ये यहाँ हाल ही में जो ट्रांसलोकेशन हुआ था नामीबिया से, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में, तो उसमें जो 2 बच्चे का डेथ हो गया था, ठीक है। तो रिसेंट जो कब का डेथ हुआ था, 2 नहीं, यहाँ पे रिसेंट जो डेथ हुआ था कब का, इसके कारण से कि किस कारण से ऐसा हो गया, इसके लिए ये कमेटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है की फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्ट चीता का। तो एटलीस्ट 50 चीता जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं वेरियस नेशनल पार्क में ओवर 5 ईयर, ठीक है। तो 5 साल के अंदर अलग अलग नेशनल पार्क में बात करते हैं तो 50 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। ये ज़्यादातर सदर्न अफ्रीका से लाए गए थे। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन, तो ये NTCA के द्वारा ही। एंड फंडिंग प्रोजेक्ट का बात करते हैं तो कैंपा जो है इसका एक तरह से एक अथॉरिटी हो जाती है फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर एज वेल एज कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो ये जो कैंपा है एंड प्रोजेक्ट टाइगर, ये दोनों मिल करके इसमें फंडिंग देते हैं। एम इसका क्या है, एम है कि इंट्रोड्यूस करना अफ्रीकन चीता इन इंडिया। तो अफ्रीका से ही लाया जा रहा है तो वहाँ से इसको लाना, क्योंकि वहाँ पे उसका जो एक तरह से जियोग्राफिकल क्लाइमेट बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं, और उनके प्रे से रिलेटेड उनका थोड़ा सा रहने का, तो वो सारा चीज़ चेक करने के बाद ही आता है, तो मैच करता है कि इंडिया में ये सर्वाइव कर पाएंगे। इसके कारण से ये वहाँ से अफ्रीका से ही लाया गया और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है टाइगर का वहाँ पे। नेक्स्ट है कि चीता डिक्लेयर्ड एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया इन 1952। तो 1952 में ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि यहाँ से चीता पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे ओनली लार्ज वाइल्ड मेमेलियन स्पेसीज दैट वेंट एक्सटेंट सिंस इंडिपेंडेंस 1947। तो यहाँ पे यही जो है चीता ही जो था कि 1947 के इंडिपेंडेंस का बात करते हैं तो उस समय तक ये एक्सटेंट हो चुके थे। नेक्स्ट है प्रोग्रेस मेड, इसमें क्या प्रोग्रेस हुए ये देखना है हम लोग को। आउट ऑफ 6 क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर असेसिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस से रिलेटेड जो भी ऐसे 6 क्राइटेरिया के अंदर ही प्रोजेक्ट्स हैज़ ऑलरेडी मेड 4 क्राइटेरिया, मतलब जो 4 क्राइटेरिया हैं उसको पूरा कर लिया गया, 2 बाकी रहा, जिसमें कि 4 क्राइटेरिया में 50% सर्वाइवल इंट्रोड्यूस किया गया इस चीता का, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे कि इसको इस अगर सर्वाइव कराना है तो यहाँ पे 6 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें 4 क्राइटेरिया ही पूरा हो पाया और 50% यहाँ पे उनके सर्वाइवल का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रेंज जिसमें कि आता है, साथ ही साथ बर्थ ऑफ कॉप्स तो हो गया बट वही डेथ हो गया, तो किस कारण से हुआ ये चीज़ देखना था। रेवेन्यू टू लोकल कम्युनिटीज़, उनका जनरेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी टूरिस्ट आते हैं तो ये होता है, तो ये सारे चीज़ कुछ ना कुछ फुलफिल हुआ था लेकिन पूरी तरह से नहीं फुलफिल हो पाया। रिस्टोरेशन इन्वेस्टमेंट इन अदर सिलेक्टेड एरियाज, ये क्या है, तो नौरादेही एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन MP, यहाँ पे रिस्टोरेशन इन्वेस्टमेंट जो भी ऐसे एरियाज में है उनको रखा गया, उनको कमेंट किया गया। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अप्रूव करती है चीता ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर को बनाने के लिए। ये कहाँ पे, तो बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। और पहले का बात करते हैं तो 20 चीता जो है ये ट्रांसलोकेट किए गए थे नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। तो नामीबिया से 8 एंड साउथ अफ्रीका से 12, कहाँ पे, तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलता है। करेंटली का बात करते हैं तो 19 चीता जो है इंडिया में है
जो अभी 6 एडल्ट एंड 4 न्यू बोर्न कब्स डेथ होने के बाद भी, मतलब मैं वहाँ पे वो बता रहा था, यहाँ पे 4 बच्चे का डेथ हुआ है, 4 बच्चे जो कब्स थे एंड 6 एडल्ट, यहाँ पे मतलब 10 से डेथ हो गया एंड अभी भी 19 चीता हैं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अबाउट अफ्रीकन चीता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है कि इसको हाईली प्रोटेक्शन में रखा गया है, जो कि अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में रखा गया है। आईयूसीएन स्टेटस का बात करते हैं तो ये इसका जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है। अफ्रीकन चीता जो है वल्नरेबल है एंड एशियाटिक चीता जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अफ्रीकन, इसी कारण से अफ्रीकन चीता को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया है एंड बोथ जो है ये फ्लैगशिप स्पीसीज के अंदर में आ जाते हैं, जो कि बस यही है, इसका एक तरह से कीस्टोन स्पीसीज भी इसको बोला जाता है और ये एज अ अम्ब्रेला स्पीसीज भी इसको देखा जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ठीक है, तो इनका ये करेक्टरिस्टिक हो जाता है। और डायurnal होते हैं जो कि हंट करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और रात में सोते हैं। अनलाइक अदर बिग कैट्स, लायन टाइगर्स जो है ये रोवर नहीं करते हैं, ठीक है। लायन टाइगर तो हैं जो कि रो करते हैं, ठीक है, दहाड़ते हैं, लेकिन ये जो चीता जो है वो दहाड़ते नहीं है, तो ये थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं अफ्रीकन चीता एंड साथ ही साथ एशियाटिक चीता में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल इसका है, आईयूसीएन स्टेटस, एंड एशियाटिक का बात करते हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं थोड़ा सा, ये इसका ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है एंड क्रिटिकली वाला ये भी दोनों अपेंडिक्स 1 में ही। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ पे, तो अफ्रीका में देखने को मिलता है, ये ओनली फाउंड इन ईरान, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अफ्रीका में भी कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका में। फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, तो ये जो आपको अफ्रीकन चीता देखने को मिलेगा, ये बिगर साइज होता है, इसका थोड़ा साइज बड़ा देखने को मिलता है। और ये जो है कि इसका लेग भी, नेक भी, ठीक है, तो स्टर्डी एंड बिगर थोड़ा सा देखने को होता है इसके कंपेरिजन में, एशियाटिक चीता के कंपेरिजन में। ये देखिए स्लाइटली स्मॉलर होता है, सिलेंडर होता है, थोड़ा सा लंबे होते हैं ये। एंड ये चीज़ यही होता है कि इसका जो नेक है ये मच स्मॉलर होता है एंड सिलेंडर होता है। ये मतलब इसका अगर बात करते हैं अफ्रीकन चीता के कंपेरिजन में, तो इसका जो गर्दन होता है, सिर होता है, थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है। फूड इनटेक का बात करते हैं, क्या क्या खाते हैं, तो ये डाइवर्स डाइट ड्यू टू बिगेस्ट बिगर हैबिटेट, ठीक है। तो इनका जो है डाइट का बात करते हैं तो इनका अलग अलग है, डाइवर्स है, लेकिन ये जो बात करते हैं ये लिमिटेड सोर्सेज के कारण, स्पेशली मीडियम साइज प्रे लाइक चिंकारा, गैजल एक्सेट्रा, तो इनका ये हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये ईरान में ही देखने को मिलता है, इनका ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो ये अडोप्ट कर जाते हैं उसी फील्ड में, उसी एरिया में, लेकिन इसका हैबिटेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस कारण से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कुछ इसमें करेक्टरिस्टिक और कुछ ये है, इनका जेस्टेशन पीरियड देख लेते हैं, ये 93 डेज का होता है, तो ये भी ऐसा पूछा जाता है। आगे जो है ये जो है 3 मेन सोशल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि बात करते हैं फीमेल्स एंड दियर कॉब्स एंड मेल कोलिशन, ठीक है, एंड सोलिटरी मेल्स, तो ऐसे इनका कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है। सोशल ग्रुप में भी रहना ये पसंद करते हैं। फीमेल लीड्स नोमैडिक लाइफ सर्चिंग फॉर प्रे इन लार्ज होम रेंज, मतलब समझिए कि यहाँ पे फीमेल का रोल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी ऐसे इनका अपना भोजन का सर्च में ये लीड करती हैं सभी को, ठीक है। और मेल्स आर मोर सेडेंट्री एंड इंस्टेड एस्टेब्लिश मच स्मॉलर टेरिटरीज, तो यही है कि फीमेल जो है ये ज़्यादा एरिया में घूमती है, क्योंकि इनको भोजन के लिए भी सर्च करना रहता है, लेकिन मेल का ऐसा करेक्टरिस्टिक नहीं है, छोटा ही एरिया में रहना पसंद करता है। एवं लार्ज कार्निवोरस कन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमन इंटरेस्ट आर लोवेस्ट फॉर चीता, ठीक है। तो पूरे अगर हम लोग बात करते हैं कार्निवोरस में, तो कन्फ्लिक्ट जो ह्यूमन के इंटरेस्ट के कारण हो जाता है, तो ये जो होता है चीता का पॉपुलेशन भी वैसे लो हो रहा है और इसके लिए ये लो है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट का प्रोजेक्ट एलिफेंट जो किससे रिलेटेड है, कहाँ कहाँ पे कैसे, ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो गज उत्सव है इसमें प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तो ये कंबाइन है जो कि असम में देखने को मिलता है, तो इस चीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसके कारण से न्यूज़ में हो जाता है। ये किस कारण से, तो इनका 30 साल हो गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट का, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क ये हम लोग जान लेते हैं, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि गोलाघाट एंड नागौन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से नदी जाती है ब्रह्मपुत्रा,
ठीक है, ये नॉर्थ में, और साथ ही साथ कार्बी एंगलोंग हिल देखने को मिलता है इन साउथ काजीरंगा। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। रिवर यहाँ पे देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू दिफ्लू, मोरा मोरा दिफ्लू एंड मोरा धामश्री, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है असम में। फॉरेस्ट जो है ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है। और फौना एंड फ्लोरा का बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन रेनोसोरस, ठीक है, साथ ही साथ टाइगर, लियोपर्ड एंड एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुंभी, इंडियन गूसबेरी, ये ऐसे पौधे प्लांट जो हैं, एंड कॉटन ट्रीज, एलिफेंट, एप्पल्स एक्सेट्रा यहाँ पे मिलते हैं। लार्जेस्ट ईस्टर्न रीजन और मैसूरी ईस्टर्न रीजन कर्नाटका, तो यहाँ पे ये फाइंड किया जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे मानस हो गया, असम में देखने को ओरांग, नामेरी, देवू, सिखोवा, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कब लॉन्च किया गया तो 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर के इसमें फंडिंग कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड सपोर्ट एंड कवरेज का बात करते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा मेजर एलिफेंट बियरिंग स्टेट्स के द्वारा ही ये कंट्री में। ठीक है, तो वहीं पे तो कंजर्व करना है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 22 स्टेट्स। ठीक है, तो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टीयरिंग कमेटी का बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इसमें आते हैं इस कमेटी के अंदर, स्टीयरिंग कमेटी में। एलिफेंट रिजर्व जो हम लोग देखें इंडिया में, ठीक है, तो डिक्लेयर करता है एज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बाय गवर्नमेंट टू डिमार्केट लार्ज लैंडस्केप दैट होल्ड एलिफेंट एंड देयर मूवमेंट। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एलिफेंट रिजर्व का मतलब ही है कि उनके मूवमेंट के लिए, उनके प्रे के लिए, उनके रहने के लिए, हैबिटेट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी प्रोवाइड करना, ताकि स्मूथली वो सर्वाइव कर पाए। तो ये चीज़ इस में डिक्लेयर किया जाता है। एंड 33 एलिफेंट रिजर्व जो है ये कवर किया गया है, जो टोटल एरिया ऑफ नियरली 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 33 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिल जाता है इतने एरिया में। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व का बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में एंड आसाम में, पाँच पाँच देखने को मिलता है दोनों में। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। और उसके बाद आपको केरला में देखने को मिलेगा 4 एंड 3 उड़ीसा में देखने को मिलता है। एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, तो वेस्ट बंगाल जो है, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एलिफेंट क्रॉस करते हैं। देयर आर 6 ट्रांसलोकेशन कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो यहाँ पे 6 ट्रांसलोकेशन कॉरिडोर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि एलिफेंट अबाउट इंडियन एलिफेंट, ठीक है, जिसका कि एक तरह से बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम है एलिफेंस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल इसको माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक बाय स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, इसमें फैमिली बॉन्ड भी इनके बीच में अच्छा देखने को मिलता है। सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इनके बीच ये भी अच्छा है कम्युनिकेशन। एंड जो ये जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ये जो है इसमें इंक्लूड करता है, जैसे एबिलिटी टू फील ग्रीफ एंड कंपैशन, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। एंड वैसे भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग तो एनिमल से लॉयल नहीं होते हैं, सब बोल सकते हैं। होम हर्ड ऑफ रिलेटेड फीमेल्स लेड बाई ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट फीमेल दी मैट्रियार्क। ठीक है, तो जो ये जैसे अगर हम लोग अभी देखा चीता में, ठीक है, कि जो लीड करती है फीमेल, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखने को मिल जाता है। ओल्डेस्ट फीमेल जो है ये बेसिकली मैट्रियार्क ही देखने को मिलता है इस एनिमल में। ठीक है, तो उसी तरह से है। नेक्स्ट है कि लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा 18 से 22 मिनट। ठीक है, तो मतलब पूरे मैमल का बात करते हैं तो उनमें ये जो एलिफेंट है इनमें ज़्यादातर सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड देखने को मिल जाता है। एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट जो है ये लेस सोशल देन फीमेल्स। ठीक है, तो मतलब जो फीमेल होती है ये ज़्यादा सोशल होती है, लेकिन जो एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट है ये थोड़ा सा कम सोशल होते हैं इसके कंपेरिजन में, फीमेल के कंपेरिजन में। दे इंटर मिक्स, ये मेट सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉर ओल्ड, ठीक है, एवर 30 ईयर्स ऑफ एज, तो ये चीज़ यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। और कुंभी कुंकी कुंकी एलिफेंट, ठीक है, तो ये जो है ये टर्म यूज की होता है इंडिया में, और ये किसके लिए, तो ये कैप्टिव एशियन एलिफेंट के लिए, जो कि ट्रेंड किया जाता है टू यूज फॉर ऑपरेशनल ट्रैप और वाइल्ड एनिमल। जैसे कुछ होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं रिलीजियस पर्पज से भी ऐसे यूज किया जाता है, तो इनको एक अलग नाम दिया गया है इंडिया में, कुंकी एलिफेंट। नेक्स्ट है हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पाया जाते हैं आपको सेंट्रल और
सदर्न वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में और भी अलग अलग पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया इज द होम टू मोर देन 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन, ठीक है, एलिफेंट। तो यहाँ पे 60% से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है एशियन एलिफेंट में, ठीक है। तो और इंडिया इतना आप एलिफेंट देख सकते हैं जो कि 2011 एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग पता चलता है इनका नंबर। हाईएस्ट नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, इसके बाद आसाम में, उसके बाद केरला में। जबकि आपको पता है रिजर्व सबसे ज़्यादा तमिलनाडु एंड आसाम में आपको 5 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ नेक्स्ट है इसका थ्रेट, ठीक है। ये थ्रेट क्या किससे है? ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट से, हैबिटेट लॉस के कारण, फ्रेगमेंटेशन के कारण, पोचिंग के कारण, ठीक है, जेनेटिक लॉसेस के कारण। तो ये सारी चीज़ इनका लॉस का कारण हो जा रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज का कारण हो जा रहा है। अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये गजराज, ठीक है, ये AI बेस्ड सेंसर सिस्टम है गजराज, जो कि डिप्लॉय किया जाएगा इस एलिफेंट डेथ को, जो भी जैसे रेल एक्सीडेंट है, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ हो जाता है एलिफेंट का, उसको रोकने के लिए ये AI बेस्ड सेंसर सिस्टम है गजराज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सेंसर इज कैरिड आउट एट एवरी 5 ईयर इंटरवल, तो प्रत्येक 5 साल के दौरान इसका सेंसर कंडक्ट किया जाएगा। एंड आगे है कि प्लानिंग ऑफ नेटिव स्पीसीज इन ट्री इन आश्रम, ठीक है। तो प्लांटिंग ऑफ नेटिव स्पीसीज ट्री इन आश्रम क्या होता है कि जो जैसे ये जिस असम में जिस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं ये एलिफेंट, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके एक हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लांटिंग जरूरी है। तो ये चीज़ किया जा रहा है असम में। स्पीसीज इंक्लूड कौन कौन से ऐसे स्पीसीज है, जैसे कि आंवला हो गया, बेल हो गया, ठीक है, और गम्हारी, जामुन, और उसी तरह से भूंगरा, अर्जुन। तो ये सारे चीज़ जो है इसके लिए इसमें असम में लगाए जा रहे हैं, प्लांटिंग किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में, एलिफेंट प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में क्या रोल है। ये IUCN का बात करते हैं तो इंडेंजर्ड में आ जाता है और अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में एंड 72 के अंदर शेड्यूल 4 में रखा गया है। देख लेते हैं कुछ डिफरेंस एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट है। तो ये इंडेंजर्ड है और ये भी है इंडेंजर्ड, एंड इसमें भी जो है ये सवाना एलिफेंट वाले जो है ये इंडेंजर्ड तो हैं, बट अब फॉरेस्ट एलिफेंट वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो अगर साइज का बात करते हैं तो स्मॉलर, ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनका वेट जो देखने को मिलता है 3000 to 6000 kg, ठीक है। एंड उसी तरह से इसका ये लार्जर साइज होता है, इनका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड उसी तरह से ईयर का बात करते हैं तो स्मॉलर एंड राउंडेड ईयर होते हैं, इसका लार्ज ईयर होता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। एंड इसी तरह से स्किन का कंपेरेटिवली स्मूथर स्किन, एंड इनका रिंकल होता है, एंड ट्विन डोम्ड हेड होता है, सिंगल डोम हेड होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं। टस्क का बात करते हैं, टस्क का, तो ये ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क, मतलब कुछ मेल एशियन एलिफेंट में देखने को मिल जाता है, बट बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट में टस्क निकलता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है कि इसलिए न्यूज हो रहा है, तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो है ये रिलीज करता है स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट, इसके कारण से हो जाता है। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग रहा ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो है अबाउट IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, तो ये कब किया गया, ये फाउंड कब किया गया? 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन, ये 1991 में फाउंड किया गया। ये डेडिकेटेड टू सर्वाइवल ऑफ ऑल 5 लिविंग राइनो स्पीसीज। तो बेसिकली इनके प्रोटेक्शन के लिए जो 5 राइनो लिविंग स्पीसीज हैं, इनके लिए आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, जो कि वाइट राइनो है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, साथ ही साथ ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रा। तो ये चीज़ है। तो ये 3 आपको देखने को मिलेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये वल्नरेबल, ये लिस्ट कंसर्न। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिसको कि इंडियन राइनो भी बोला जाता है, ये पॉपुलेशन देखने को मिलता है इंडिया, नेपाल में, ठीक है, जो कि इनका पॉपुलेशन जो है ये अभी कंटिन्यूली ग्रो ही कर रहा है। और ब्लैक राइनो का पॉपुलेशन का बात करते हैं तो इंक्रीज कर रहा है डिस्पाइट कंस्टेंट पोचिंग। तो मतलब अभी पोचिंग का प्रेशर तो है ही, उसके बावजूद भी इनका जो पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है कि बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये पोचिंग तो रुकना ही चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ वाइट राइनो एंड सुमात्रियन राइनो जो है ये इनका पॉपुलेशन जो ये डिक्रीज हुआ है। अबाउट राइनो का बात करते हैं, मतलब ये जो रिपोर्ट आया था इस चीज़ में ये फाइंडिंग हुआ।
राइनो का बात करें तो 5 स्पीसीज देखने को मिलता है राइनो का, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। एंड उसी तरह से जो 3 है ये एशिया में पाए जाते हैं, 2 जो है अफ्रीका में। तो 3 एशिया में जो है, जिसमें कि सुमात्रा राइनो, जावन और साथ ही साथ ग्रेट वन हॉर्न जो कि इंडियन राइनो बोला जाता है। ये अफ्रीका वाला बात करें तो वाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली इनके अगर बात करते हैं तो हैव पुअर विजन, थोड़ा सा पुअर विजन हो जाता है, एंड मोस्टली रिलाई ऑन द सेंस ऑफ स्मेल, और इस कारण से ये सूंघ करके पता करते हैं, इससे इनको मूवमेंट और ये चीज़ चलता है। राइनो होन्स आर मेड ऑफ केराटिन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि केराटिन का बना होता है, जैसे हम लोग का बाल हो गया, नाखून हो गया, तो केराटिन प्रोटीन होता है, तो उससे बना होता है। एंड ये ग्रो करता है अप टू 7 सेंटीमीटर ईयर। तो इनका जो ये आपका हॉर्न देखने को मिलेगा, हॉर्न ठीक है राइनो का, ये 7 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ता है। एशियन राइनो का बात करते हैं तो ये एक्सलेंट स्विमर होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। और जो इस कारण से आपको देखने को मिलेगा असम वाले रीजन में, तो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, नदी भी बहुत सारे वहाँ पे है। और ये जो है इजीली स्विम अक्रॉस रिवर, और रिवर को स्विम करके पार कर जाते हैं। इंडियन राइनो के बारे में हम लोग जान लेते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है। ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज, तो इंडियन राइनो जो है ये जितने भी इनके स्पीसीज हैं राइनो स्पीसीज, उसमें ये सबसे बड़ा देखने को मिलता है। एंड यूजुअली सोलिटरी होते हैं, सोलिटरी रहना पसंद करते हैं, और एक्सेप्ट फॉर फीमेल्स विथ स्मॉल कैप्स। तो इनके बच्चे और ये जो फीमेल राइनो देखने को मिलता है, उनको छोड़ करके ये रहना पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेल राइनो जो है ये फाइट वायलेंटली, ठीक है, मतलब ये फाइट वायलेंटली, इनका कुछ करेक्टरिस्टिक है जो कि ध्यान रखना है। और हैबिचुअल एरिया प्रीफर करते हैं। ये कवर होता है इनका स्किन इन अ मड एड्स, ठीक है। और ये थर्मो रेगुलेशन बाय प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग, तो बेसिकली ये इनका बॉडी पे मिट्टी लगा रहता है, ताकि जो भी ऐसे सनलाइट हो उससे, हीट से उसको प्रिवेंट किया जा सके। कैन रन फास्ट, मतलब ये तेज़ी से रन कर सकते हैं 14 किलोमीटर पर आवर। एंड आर वेरी एजाइल, तो ये भी ध्यान रखना है। थ्रेड्स किससे है, तो पोचिंग से है, मेडिकल पर्पज से जिसका यूज़ किया जा रहा है उससे भी है, हैबिटेट लॉस के कारण है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण भी है, तो ये चीज़ हो जाता है। हैबिटेट का बात करते हैं तो ये लो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। हैबिटेट में जो है ये एलुवियल, तेराई, दुआर, शवाना, साथ ही साथ ग्रासलैंड एंड रिवराइन फॉरेस्ट में ये इनका हैबिटेट बेस्ट होता है। और ये पाया जाता है आपका नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया वाले क्षेत्र में। तो इंडिया जो है यहाँ पे आपको 85% से भी ज़्यादा इनका एक तरह से पॉपुलेशन देखने को मिलता है। एंड इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम वाले क्षेत्र में मिलते हैं। असम में आपको 71% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ राइनोस को देखने को मिलेगा, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा इसका नंबर है। कंजर्वेशन का बात करते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 इम्प्लीमेंट किया गया टू कंजर्व इंडियन राइनोसोरस, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो इन 2019 ये भी लाया गया। इंडियन राइनो विजन 2020 इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम, ये किसके बीच में, तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, तो इनके बीच में रहा। और IRF, ठीक है, टू इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन, इसके लिए इनके ज्वाइंट विजन, ये एक तरह से इंडियन राइनो विजन 2020 लॉन्च किया गया। बैन ऑन ड्रग हार्मफुल फॉर वल्चर, ये तो हमेशा हाईलाइटेड में रहता ही है, तो इस चीज़ में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है ये रिकमेंड किया बैन ऑन टू मोर ड्रग हार्मफुल टू वल्चर। वैसे बात करते हैं कि वल्चर के लिए जो एसिकोफिनाक जो है, या फिर पहले जो था कि डाइक्लोफिनाक, ठीक है, तो डाइक्लोफिनाक जो था ये ज़्यादा इनके लिए हार्मफुल हो जाता था, जो कि डाइक्लोफिनाक यूज़ किया जाता था एनिमल में उनके एक पेन रिलीफ के कारण, और जब वो डेथ करते थे तो ये वल्चर उसको खाते थे, जिसके कारण इनका डेथ ज़्यादा होने लगा था, उसके कारण से उसको बैन कर दिया गया था। तो अभी भी 2 और बैन किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है ये एग्री होता है प्रोहिबिट ड्रग कीटोप्रोफेन, ठीक है, कीटोप्रोफेन एंड एसिकोफिनाक, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। अभी जो मैंने बताया कि लाइव स्टॉक के ट्रीटमेंट के लिए पहले डाइक्लोफिनाक, और इस भी ये जो केटोप्रोफेन है, केटोप्रोफेन और एसिक्लोफिनाक, तो ये भी यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में, तो उसके लिए भी बैन करने के लिए स्टेप लिया गया इसमें। ये जो है एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है DTAB, एंड ये डिसीजन मेकिंग ऑफ टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है।
इसमें। एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चीज़, इसके बारे में हम लोग जाने DTAB के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द ड्रग बैन, ड्रग कौन कौन सा बैन किया गया है ये। तो ये कीटोप्रोफेन, एसिकोफेनाक और साथ ही साथ डाइक्लोफेनाक एंड न्यूस्लाइड आर दी नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इम्प्लीमेंटरी ड्रग, जो कि यूज किया जाता है वेटनरी प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो न्यूस्लाइड लोग को भी खाया जाता है, लोग भी मतलब खाते हैं इसके अपना अगर उनको पेन रिलीफ के लिए। एंड जो कि ये जो अप्रूव किया गया कि वल्चर के टॉक्सिक के लिए ये है, और ये वल्चर के एक तरह से डेथ का कारण बन रहा है, ठीक है। तो डाइक्लोफेनाक अभी मैंने बताया था कि ऑलरेडी बैन कर दिया गया है इंडिया में, और इसके कारण से ये 2 और बैन किया गया। आगे जो है कि सम NSAID जो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये जो इसके अंदर जो भी ऐसे दवा इंक्लूड किए गए हैं, ये फुल्ली मेटाबोलाइज बाय वल्चर एंड कॉज डैमेज टू द बर्ड किडनीज। तो खाते हैं और इनके किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये वल्चर के, जिसके कारण से उनका डेथ का कारण हो जाता है। और टोटल ऑफ 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर जो है ये इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे इसमें। और पॉपुलेशन ऑफ वाइट बैक्ड वल्चर और स्लेंडर वाइल्ड वल्चर, साथ ही साथ लॉन्ग वाइल्ड वल्चर, जो कि ड्रेस्टिकली डिक्लाइन हुआ है, तो इस कारण से थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। वल्चर जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ रिकवरी प्रोग्राम, इस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के एक पार्ट है वल्चर। देख लेते हैं कौन कौन से इसमें है वल्चर, जो कि 9 टाइप के वल्चर पाए जाते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, सारा का सारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है बहुत अधिकांश इसमें। फिर लिस्ट थ्रेट में भी आते हैं, इंडेंजर्ड में भी हैं कुछ कुछ, आप यहाँ पे देख पाएंगे सारा का सारा। तो नियर थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, ये कुछ कुछ हैं। एक आपको यहाँ पे देखने को मिला लिस्ट कंसर्न, ग्रेफन वल्चर, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फंगा, ठीक है, फंगा रिकग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो ये क्या रहा न्यूज़ में। तो ये जो फंजाई फाउंडेशन है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि जैसे अब हम लोग जनरली यूज करते हैं अब फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फाउना यूज करते हैं वर्ड, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आप फ्लोरा एंड फाउना यूज करते हो तो आपको फंगी, ठीक है, ये फंगी भी यूज करना है वर्ड, मतलब एक साथ तीनों यूज करना है। ये ट्रिनिटी जो अर्थ के लाइफ के लिए ये ट्रिनिटी के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे ये इसने अर्ज किया है फंजाई फाउंडेशन ने कि आपको जो फंगा का जब भी आप यूज कर रहे हो तो उसको मतलब एक तीनों के साथ में ट्रिनिटी के तौर पे देखना है, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि तब जा कर के जो होता है कि अर्थ पे जो भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, उसको एक कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए। तो आप यहाँ पे फ्लोरा देख रहे हो, फाउना देख रहे हो, फंगी देख रहे हो, मतलब 3F का बात किया गया है, अच्छा स्टेप लिया गया है। देख लेते हैं हम लोग कुछ इसमें फंगा एंड फंगी के बारे में, ठीक है, फंजाई के बारे में। तो फंजाई में ये है कि ये रेफर्स करता है लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई इन एनी गिवन प्लेस। तो ये बताया जाता है कोई भी प्लेस में, क्योंकि कहीं भी ऐसे फंजी जो होते हैं उग आते हैं, निकल जाते हैं, तो इस कारण से इस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। आगे जो है ये क्या बताया जा रहा है इसमें कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है। तो मतलब ये एक तरह से वेरी करता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये फंजाई का एक तरह से करेक्टरिस्टिक है, ऐसे पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो ये जनरली देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट टू आर्कटिक रीजन में भी, आर्कटिक क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है, इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो समझ सकते हैं इसका रोल कितना इस इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी में कितना है। थ्रेट है इन फंजाई का ये, जैसे कि लॉस ऑफ हैबिटेट एंड होस्ट, ठीक है, जिस पे ये पनपते हैं उस हैबिटेट को लॉस के कारण ये भी लॉस होते जा रहे हैं। साथ ही साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, क्योंकि अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है, और क्लाइमेट चेंजेस एंड पोल्यूशन के कारण भी इनका लॉस हो रहा है। तो ये कंसर्न की बात हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई, ठीक है, तो इसका क्या ज़रूरी है। तो क्लिनरी यूज़ के लिए होता है, माइक्रोहाइजल के लिए होता है, कार्बन रिजर्वायर के तौर पे होता है, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के तौर पे होता है, ठीक है, माइक्रो रिमेडिएशन और साथ ही साथ मेडिसिन, ऐसे यूज़ किया जाता है इसका। आगे देख लेते हैं ये जो 3F अभी हम लोगों ने देखा, फ्लोरा फाउना एंड फंगा, ठीक है, तो इसके बारे में। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक और अलग अलग इसका सिग्निफिकेंस। तो ये किंगडम जो आता है, ये फ्लोरा का बात करते हैं तो प्लांट्स प्लेंटिया के किंगडम में आता है।
और एनिमेलिया फौना आता है, जिसको कि ये इसमें एनिमल्स आते हैं। उसी तरह से जो ये फंगा है, ये फंजाई इसमें आते हैं, देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरा में, तो एल्गी हो गया, फ्लावर्स हो गया, ट्रीज हो गए, ठीक है। और फौना में जो भी ऐसे आते थे मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, तो इस फौना में आ जाते हैं। मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये फंजाई की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मोबिलिटी का बात करते हैं तो ये इमूवेबल जनरली होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं प्लांट और जो भी हैं, लेकिन ये कैपेबल ऑफ मूवमेंट, ये यहाँ से वहाँ चलते हैं, तो इस कारण से ये आ जाता है। और ई मोबाइल जनरली, ये भी ई मोबाइल में आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया। ये रिप्रोडक्शन इसका क्या है, तो ये रिप्रोडक्शन इसका होता है सीड्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, एक जगह से दूसरे जगह जो भी कोई ऐसे एजेंट रहते हैं, जैसे बर्ड हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं बटरफ्लाई हो गए, तितली हो गए, तो ये सारी चीज़ का एजेंट हो जाते हैं, हेल्प करते हैं इसके रिप्रोडक्शन में, इसके ग्रो में। और नेक्स्ट है फौना का बात करते हैं, तो सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका जो है पॉपुलेशन इसका होता है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं फंगा का, ठीक है, फंजाई के बारे में, तो ये स्पोर्स और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये इनका ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रोल ऑफ इकोसिस्टम इसका क्या क्या है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। जो फ्लोरा जो भी प्लांट है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, आपको पता है। फौना जो है कंज्यूमर है, प्रेडेटर से आ जाते हैं। एंड जो फंगा आ जाता है, फंजाई, ये डिकम्पोजर में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड रेड सैंडर्स वुड, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो जो एक डायलॉग है ना कि अ, पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझा गया, तो वो जो रेड सैंडर्स देखने को मिलता है, वो जो साउथ में, तो उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाईलाइटेड हमेशा न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये अमेंड किए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी को, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। और ये एक्सपोर्ट पॉलिसी उससे रिलेटेड जो भी, जैसे रेड सैंडर्स वुड, जो कि प्राइवेटिवली कल्टिवेटेड लैंड है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, ये दोनों ने मिल करके, DGFT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इस कारण से न्यूज़ में आ जाता है। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। अमेंडमेंट इशू किया गया इस फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर, एंड साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, तो यहाँ से ये अमेंडमेंट इशू किया गया इसके अंदर। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये इम्पोर्ट जो है रेड सेंडर्स का, ये प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्ट जो है प्रोहिबिट किया गया है इसके अंदर, और एक्सपोर्ट, इसका इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट और जो है ये भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। जो अर्लियर DGFT है, जो 2009 का, ये इसमें जो है बेसिकली एक्सपोर्ट पॉलिसी को रिवाइज किया है, ठीक है। ये इसको फिर से एक तरह से रिवाइज करके, ताकि ये जो इसके रेड सेंडर्स का एक्सपोर्ट है, उसको परमिट किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ लॉग फॉर्म एंड रूट फॉर्म। और ये बेसिकली इस चीज़ को इंक्लूड किया है, जो कि प्राइवेट कल्टिवेटेड लैंड से और साथ ही साथ पेटलैंड से इंक्लूड किया जाता है इस रेड सेंडर्स को। तो उसके परमिट, एक्सपोर्ट परमिट को देने के लिए इसको फिर से रिवाइज किया गया है, इस एक्सपोर्ट पॉलिसी को, ये जो DGFT जो लाया गया था 2019 में। इस रिसेंट अमेंडमेंट क्या अलाउ करता है, उसको देख लेते हैं। एनुअल एक्सपोर्ट कोटा, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड रेड सेंडर्स, और ये इसमें आया है। एंड साथ ही साथ जीरो एक्सपोर्ट कोटा फॉर वाइल्ड स्पेसिस में स्पेसिमेन ऑफ रेड सेंडर्स, तो जो एक तरह से कल्टिवेटेड लैंड पे किया जाता है, उसको एनुअल एक्सपोर्ट कोटा और जीरो एक्सपोर्ट कोटा प्रोवाइड किया गया है, जो वाइल्ड स्पेसिस है, ठीक है, जो खुद ही जंगल में पनपते हैं। रेड सैंडर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, तो ये इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है, ये शेड्यूल 4 में रखा गया है। साइट्स का बात करते हैं तो अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। हैबिटेट जो है, ये इंडियन इंडेमिक ट्रीज़ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडेमिक ट्रीज स्पीसीज है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जियोग्राफिकल रेंज जो आता है आपका ईस्टर्न घाट रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है, और ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, तो ये वेरी स्लो ग्रोइंग ट्रीज है, ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रो नहीं करता है। ये स्लो ग्रोइंग ट्रीज स्पीसीज है, जो कि मेच्योरिटी 25 से 40 साल लग जाते हैं इसके मेच्योरिटी अटेन करने में। तो समझ सकते हो कि मतलब एक प्लांट को ग्रो करने में जो लोग का, एक पर्सन का बात करते हैं, आधा लाइफ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेसिस्टेंट टू ड्राउट है, ठीक है, मतलब ये इसको थोड़ा सा अगर इस ड्राउट कंडीशन में भी रहा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अलमग, ठीक है, और
सौंडरवुड, रेड सैंडरवुड, उसी तरह से रेड सौंडर्स, इसी तरह से अलग अलग नाम से आप देख सकते हैं कि जाना जाता है। लाल चंदन, रागत चंदन, ठीक है, रुक्तो चंदन, उंदम, तो इस तरह से नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। हाई इन डिमांड है इसका, ठीक है, पूरे एशिया में बात करते हैं तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके चाइना हो गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, थेरेप्यूटिक वैल्यू, एक तरह से बोल सकते हैं मेडिसिनल पर्पज से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट में, हाई एंड फर्नीचर के लिए होता है, वुड क्राफ्ट बनाने में, तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं साइट्स के बारे में, जो कि ट्रेड रिलेटेड सिग्निफिकेंट हो जाता है ये चीज़। तो सबसे पहले जो है 77th साइट्स स्टैंडिंग कमेटी जो है, ये रिमूव जो मीटिंग है, इसका जो मीटिंग हुआ था 77 साइट्स स्टैंडिंग कमेटी का, ये रिमूव कर दिया करता है रेड सैंडर्स को, जो कि ये इसके अंदर रखा गया था, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट रेट, तो यहाँ से रिमूव किया। तो साइट्स जो है, ये साइट्स आरएसटी अभी हम लोगों ने देखा, तो ये प्रोसेस करता है बेसिकली। तो इसमें एक तरह से जो डिसिप्लिनरी एक्शन एक इस पे लगाया जाता है साइट्स के द्वारा, जो कि एक जो ओब्लिगेशन किया गया है उसको अगर फॉलो नहीं करता है कोई भी कंट्री, तो इस चीज़ पे रोक लगाया जा सकता है इस साइट्स के अकॉर्डिंग। तो साइट्स के बारे में जान लेते हैं। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, तो इसका एक तो फुल फॉर्म हो गया। एंड इसका अपेंडिक्स देखेंगे, साइट्स का अपेंडिक्स, वो चीज़ हम लोग समझते हैं, अलग अलग इसको अपेंडिक्स में डिवाइड किया गया है, 1 में, 2 में एंड ऑल्सो 3 में। तो इसमें कौन कौन सा स्पेसिस कवर किया जाता है और कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन है इस इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। तो साइट्स 1 का बात करते हैं, तो इसमें जो ज़्यादातर जिसका खतरा रहता है, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज को इसमें इनलिस्ट किया गया है, ठीक है, एनिमल और प्लांट दोनों को। साथ ही साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन का बात करते हैं, तो इसके अगर बात करते हैं, प्रोहिबिट किया गया है नॉन कॉमर्शियल इंपोर्ट पर्पस से, जो भी ऐसा है उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को इसमें बैन कर दिया गया है। तो और आगे जो है ये अपेंडिक्स 2 में, तो इसमें जो है कि नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन नाउ बट मे बिकम इफ ट्रेड इज़ नॉट क्लोजली कंट्रोल्ड। तो यही बोला जा रहा है कि जैसे होता है ना कि कोई खतरा तो अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है अगर उसका ट्रेड को कंट्रोल नहीं किया जाए तो उस पर ये अपेंडिक्स 2 में रखा जाता है इसको, लुक अलाइक स्पीसीज। और जो जैसे होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं, कोई ऐसा स्पीसीज है जो कि उसके जैसा दिखता है, तो दोनों अगर सिमिलर है बट करेक्टरिस्टिक अलग अलग है, लेकिन इसके अगर इसका करेक्टरिस्टिक ज़्यादा अच्छा है और इसका करेक्टरिस्टिक थोड़ा कम है, तो इसका तो प्रोटेक्शन है ही, बट इसको भी मार देते हैं लोग, क्योंकि उनके पास नॉलेज थोड़ा कम रहता है कि इसका लगता है कि दोनों सिमिलर है तो मेडिसिनल पर्पस भी सेम होगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस कारण से लुक अलाइक स्पीसीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये चीज़ है। एंड जैसे कीवी जो होता है इसमें रखा जाता है, दोनों का एक तरह से है। और ये अथोराइज बाय ग्रांटिंग ऑफ एक्सपोर्ट परमिट, री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, तो इसमें यही है कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाता है। अपेंडिक्स 3 का बात करते हैं, तो ये इंक्लूडेड है वैसे, तो अदर कंट्रीज़ के द्वारा इसको इसके रिक्वेस्ट किया जाता है साइट्स में ये सारी स्पीसीज़ को इंक्लूड करने के लिए, और वे वैसे स्पीसीज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो कि अनसस्टेनेबल यूज़ होता है जिनका, उसको और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कंट्री के रिक्वेस्ट पे इसको रखा जाता है इस अपेंडिक्स 3 में। और ये अलाउ करता है जैसे कभी कभी कि प्रेजेंटेशन है या फिर अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट के थ्रू थोड़ा बहुत इसमें छूट भी है। आगे देख लेते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी साइट्स देखा, तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। ये इसका जेनेसिस का बात करते हैं, तो ये जो रिजोल्यूशन अडोप्ट किया गया 1963 में, और ये जो IUCN का जो मीटिंग हुआ था उसके बीच में, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन,